मैं पहले जब मुझे वह किताब मिली थी कई महीने पहले, तो मैंने उसे देखा और मुझे कुछ बड़ा उत्साह सा हुआ कि हम दूसरी धरती की, यानी अपने ही देश की एक ऐसी धरती की एक कवयित्री से बात कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं जिसके पास एक अलग ज़मीन होती है। हर इलाके की एक अलग ज़मीन होती है और वो संस्कार, जो उसका भूगोल है, जो उसका रहन-सहन है, वो सारा कुछ उस पे उभर के आता है। जो हमारे कहने के सारे सामान हैं, वो बदले हुए होते हैं। हमारी एक हमने कभी लेख लिखा था तो भाषाओं पर, तो जो हमारी अपनी बोलियाँ होती हैं, वो कैसे बड़ी मिट्टी लेके आती हैं, बड़ी चीज़ें लेके आती हैं और एक हमारे भीतर एक बड़ा बहुत एक विस्तार देती हैं हमको। हम राजस्थानी कविताएँ देखते हैं तो उनमें बड़ी करुणा है, वीर गाथाएँ हैं। गुजरात आ रहा है हमारी हिंदी की बड़ी कविता की ज़मीन पर, तो वो गुजरात लेके भी आता है। वहाँ का लेखक बिल्कुल। कैसे अपने आसपास के समाज के साथ-साथ अपनी दुनिया देखता है। वो जो देख पाता है, हमने पन्ना की कविताएँ देखते हुए सबसे ख़ास बात ये देखी, वो देखती बहुत है कि उसे सब दिखाई पड़ता है। उसे अपने निजी रिश्तों की छोटी-छोटी कविताओं में अपने संबंध दिखाई पड़ते हैं, वो शिकायत सी करती है। वो अनेक जगह स्त्री के सामने पुरुष को खड़ा करती है कि वो क्या-क्या कर रहा है और हम क्या-क्या है। और स्त्री के बहुत सारे शेड्स पन्ना की कविताओं में मैंने देखे। मैं तो ऐसी विलक्षण कुछ बातें हैं उसमें, जैसे माँ की कविताएँ बहुत अच्छी हैं, हालाँकि माँ पर तो सभी लिखते हैं, पर और माँ पर सब अच्छा लिखते हैं। थोड़ा 19-20 हो सकता है, पर माँ पर सभी अच्छा ही लिखते हैं। लेकिन पन्ना की कविताएँ मुझे बहुत अच्छी लगी। अभी एक कविता इन्होंने सुनाई, वो मैंने छाँट के रखी थी कि कविता में औरतों पर ज़्यादातर औरतें लिखती हैं। स्त्रियाँ जो लिखती हैं उसमें स्त्री उनकी बहुत आती है और उसमें एक यातना से गुजरती हुई स्त्री हमेशा ही रहती है। पर मैंने एक इसमें ख़ास बात ये देखी कि एक नई स्त्री को खड़ा करती हुई एक औरत है जो कहती है कि तुम कहीं भी हमें तूतन खां की मम्मी समझो, लेकिन हम तो ऐसे हैं, हम तो ऐसे हैं। वो ये जो मोमबत्ती कविता है, वो बड़ी शानदार कविता लगी थी मुझे, अभी इन्होंने सुना दी। दूसरी एक कविता मुझे बहुत अच्छी इस नाते लगी कि इस पृष्ठभूमि पर तो मैंने कोई कविता स्त्री जीवन की देखी ही नहीं। वन प्रवेश, ये पन्ना का जो बहुत दिखता है, पन्ना को सब कुछ दिखता है और जो दिखता है उसमें गहरे जाके अपनी बात जितनी असल में जो व्यक्ति कहता है, लिखता पढ़ता है, उसे देखना बहुत जरूरी, और देखता कितना गहरा है, कितना महीन देखता है, ये जितना जरूरी, फिर उसे अदा करना कैसे कहे। तो कहने में मुझे जरूर कुछ बातें पन्ना से कहनी है। कुछ कविताएं तो असाधारण रूप से मुझे बहुत अच्छी लगी, जो कि मैं अपने शिल्प के लिहाज से अज्ञे जी को मैंने एक वक्तव्य में, हम रिपोर्ट करने गए थे, हम कानपुर में तब रिपोर्टर थे, वो आईआईटी में आए थे और उन्होंने एक वक्तव्य दिया। उसमें एक बात थी कि हम जब कविता या कोई चीज लिखते हैं तो अनुभूति की सघनता जिस बिंदु पर होती है उसी के आसपास हम बुन लेते हैं, वो कहानी हो या कविता। जैसे कोई एक ऐसा क्षण जो हॉन्टिंग पॉइंट है, जो सबसे सघन होता है, जो हमें तिलमिला देता है, और हम फिर उससे आगे और उससे पीछे की बातें बुनते हैं, और उस बुनने में अनावश्यक हिस्सा उस प्रति, चाहे वो कविता विधा हो या कहानी विधा हो, उसमें अनावश्यक की आवश्यकता नहीं। मसलन अगर हमारे हम बैठे हैं और हमारा हाथ किसी दिए पर लगा और मैं जला, और जलते ही मुझे लगा कि है क्या हुआ, तो मेरा ध्यान वहां जाएगा कि जला कैसे, हाथ वहां गया होगा, और फिर उसके बाद की एक कथा हम बुन लेते हैं कि हम अब इसके बाद क्या करें। मैंने
कविता में या कहानी में जो जो उसका आयतन है वो अधिक न हो, स्फीति न हो, इसकी जरूरत हमें हर जगह रखनी है। ये बात मैं अन्यों से भी कह रहा हूं और पन्ना जी से भी कह रहा हूं। पन्ना की एक कविता मुझे हाथ असाधारण कविता लगी। हाथ एक ऐसी कविता है जिसकी बुनावट, जिसकी सघनता, सब कुछ बहुत अच्छा है। ऐसे ही उंगली है, एक दिन है, पंख में बारिश है। पंख में बारिश असल में ये सम्मोहित है इस शब्द से। एक और कविता में भी ये पंख में बारिश एक जगह आया है। तो मैंने देखा कि एक ऐसी चीज, कई बार ऐसा होता है जिसे मैंने कहा ना, संवेदना का वो सघन बिंदु है जो आपको हॉन्ट करता रहता है बार बार। आप एक कविता लिखते हैं, वो चुकता नहीं, फिर दूसरी कविता में भी उसे डालते हैं कहीं, फिर कभी और कहीं भी डालते हैं। मैं एक और जिसे ये कह रहा था कि हमें अपनी कविताओं का संपादन करने की आवश्यकता। एक और बात मैं देखता हूं, मैं खुद इस बात का हामी हूं कविता में, कि कविताएं ज्यादातर अपठनीय और लोगों तक न पहुंचने वाली हो जाती हैं। अब ये बात क्यों है कि आप ऐसे औजार इस्तेमाल नहीं करते, और बहुत बार हम अपने सम्मोहन जिन चीजों के प्रति होता है, जिन शब्दों के प्रति, जिन घटनाओं के प्रति या जिन लोगों के प्रति, उनको उसमें भरते हैं। उस भरने से उसमें एक स्फीति आ जाती है या वो अगल बगल जाने लगती है। मैंने इनकी कविताओं में एक बहुत शानदार बात देखी, जो हम खुद भी, मैं मानता हूं कि कविता कथाएं आज के समय बहुत जरूरी चीज हैं। हम ऐसे बिंदु उठा के उन पे कथाएं कहेंगे जो हमारी संवेदना में, हमारे रिश्तों में, हमारे निजी रिश्तों में, हमारे पति पत्नी के रिश्तों में, हमारे प्रेम संबंधों में, मेरे परिवार और सबके बीच के संबंधों में, और हमारे समाज के सरोकारों में और उनके हस्तक्षेपों में। मैं देखता हूं कि पन्ना जब बहुत गुस्से में है, आवेश में है, अक्सर ये बेचैन तो हमेशा ही है, बेचैन वाली कविताएं ही हैं सारी, उनमें कहीं ना कहीं कोई बड़ी बेचैनी है। और उस बेचैनी में कई बार होता है हम फ्रेम बनाते हैं और उससे बाहर चले जाते हैं। जैसे लॉकडाउन की जो सीरीज है, उस कविता में, उनमें हम अपने समय से को सह नहीं पा रहे और हम कहने लग जाते हैं, हम उसमें फ्रेम्स को तोड़ते चले जाते हैं, फिर वो कविता कई बार विकेंद्रित सी हो जाती है। लेकिन हम ये मानते हैं कि जब कोई रचनाकार है, उसके सामने से ऐसा कुछ हो रहा होता तो लिखे बगैर रहता नहीं है। पर मुझे ऐसी तमाम कविताओं को और ज्यादा दिन जीने के लिए उन्हें स्फीति से बचाना चाहिए और उन्हें फिर से देखना चाहिए, क्योंकि वो एक जैसी ही लगने लगती। एक और, चूंकि ये वहां लिखती हैं तो भाषा का थोड़ा बहुत समस्या है कि उन्हें भाषा की छोटी छोटी कमियां हैं, जिससे शायद मुझे लगा कि ये होता तो शायद ये बात कहना चाह रही है वो एक कमी ऐसी है जो किसी और की मदद लेके दूर हो सकती है। लेकिन इतनी सारी कविताएं, मैं तो ऐसा कहता हूं कि जब कोई हमारे इलाके में आता है, जब कोई नया कवि आता है, तो जब कोई दूसरी दूसरी दुनिया से, दूसरी भाषा से हमारी तरफ आ रहा होता है, तो हम उसके लिए, उसके स्वागत में पलक पावड़े बिछाते हैं, फूल माला लेके खड़े रहते हैं। लेकिन हम जो फूल लेके खड़े हैं उसमें कुछ कांटे वांटे भी हैं, तो इसे सह लेना। और ऐसी कविता कथाओं की मेरी उम्मीद है पन्ना आपसे कि मैं खुद कविता कथाएं लिखता हूं बहुत सारी, उसमें मेरे माँ बाप होते हैं, मेरे छूटे हुए घर होते हैं, मेरे शहरों के और गांवों के ऐसे लोग हैं, ऐसा मैदान। आपने एक मैदान की कविता लिखी है जहां आप खेला करती थी, और वो अब मैदान है नहीं। मैंने एक कविता, ऐसी ही कविता कथा थी कि हम यहाँ दिल्ली में गांधी जी के समाधि स्थल के बगल में गए हुए हैं, वहां एक जगह थी, वहां समाधि स्थल को देख के आज मुझे डर लग रहा है कि यहाँ कोई बिल्डर आके मकान बना लेगा। तो ऐसे करके छोटी छोटी कथाएं कही हैं। कहा नहीं है कि ये डर है, आसपास की इमारतें देख के डर लग रहा है। तो ऐसी मुझे लगता है कि इस दौर को कविता कथाओं की ज्यादा जरूरत है,
और वो आप में सामर्थ्य है। भाषाई जो दिक्कत है वो थोड़ी बहुत होगी तो दूर हो जाएगी। आप हम सब से बात करते रहोगे तो काफी मुझे बहुत उम्मीद लग रही है। और मैंने लिखा तो बहुत सारा कुछ है कि क्या क्या है। मुझे सबसे महत्वपूर्ण बात ये लगती है कि आप देखते बहुत हो। स्त्री में जो कविताएं लिखती हैं स्त्रियां, वो अक्सर स्त्री ही देखती हैं, अपना ही देखती हैं, कि स्त्री विमर्श ही देखती हैं, और उनके पतियों और मतलब पुरुषों के बीच का जो झंझट है वही चला करता है। मुझे लगता है कि स्त्री पत्नी से और बेटी से अधिक है, और आपने इसमें कई जगह तोड़ा है। जैसे मैंने कविताएं छांटी थी, एक आत्मकथा वाली कविता, वो भी स्फीति है उसमें, लेकिन ये सच है कि आत्मकथाएं कैसे बहुत कम मिली आपको, बहुत छोटा सा एक वो मिला है। एक्चुअली एक और बात है कि हमारे आसपास जो टैबू है वो हमको लिखने नहीं देता। आप अगर कल लिखना चाहो तो अजीत कौर ने जो बातें लिखी उनको लेके बहुत सारा बाद में लोग कहने लगे, प्रभा खेतान ने लिखा या अन्य लोगों ने जो लिखी बातें, तो फिर उसे फेस करने का मादा चाहिए होता है। हालांकि आत्मकथा या सच लिखने का मतलब यही नहीं है कि आप अपने माय स्टोरी वो उसकी कमला कमला दास की आप माय स्टोरी ही लिखें। हालांकि उसमें बहुत कुछ ऐसा था नहीं, लेकिन उस जमाने में जब इलस्ट्रेटेड वीकली में छपा तो उसका बहुत चर्चा कि भाई ये तो बड़ा फौश है। फिर मैंने पढ़ा, वहां से टुकड़ों टुकड़ों में तो अंग्रेजी में था, फिर हिंदी में भी उसकी आई और पॉकेट बुक से, तो मैंने पढ़ा, उसमें ऐसा कुछ नहीं था। पर मैं ये कहता हूं कि स्त्री अगर वो भी कहना चाहती तो कहे, लेकिन बहुत सारा कुछ और भी है जो आत्मकथाओं का हिस्सा हो सकता है। क्योंकि आप बहुत शानदार आपका करियर है, आप पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे हैं, और आप इसके लिए पूरी तरह कमांड करने लायक हैं, तो भी आपको लोगों के साथ काम करते हुए बहुत तरह की बातें महसूस होती हैं। मैंने एक आत्मकथा भीष्म जी के, आपका संदर्भ से थोड़ा सा बाहर है, लेकिन भीष्म जी की एक आत्मकथा आई तो वो असाधारण, मैंने ऐसी कोई आत्मकथा अब तक देखी नहीं। मैंने बच्चन जी की पूरी वो देखी, और उपेंद्र नाथ की, ऐसे तमाम लोगों की, लेकिन आत्मकथाएं आदमी को क्या क्या सिखाती हैं कि वो जीवन कैसा था, वो दुनिया कैसी थी उस समय, पाकिस्तान में किस तरह के परिवारों में रहते थे, पार्टीशन की क्या स्थिति हुई। उन्होंने बलराज साहनी के घर से चले जाने का प्रसंग था, जो उनकी पत्नी नाटक में काम करती थी, उन्होंने शादी की तो विरोध, फिर उसके बाद में जब वो यहाँ से बंबई जाने लगे तो उनके पिता ने तो लगभग कसम ही खा ली। फिर जब नहीं माने ये, तो 30 पोस्ट कार्ड लिख के उनको दिए कि साहब तुम वहां से एक एक डालते रहना कि तुम ठीक हो। इतना प्रतिरोध, भीष्म जी ने भी धीरे धीरे से वो बातें कही। मैं कह रहा हूँ कि स्त्री, और भीष्म साहनी ने कहीं ये नहीं कहा बलराज साहनी थोड़ा खराब थे या थोड़ा गड़बड़ किया उन्होंने या पिता की बात नहीं मानी। बहुत सेटल तरीके से वो बातें उन्होंने कह ली, और सीधे साधे आदमी भीष्म साहनी थे तो, लेकिन बातें सब आ गई। तो मुझे लगता है कि आत्मकथाएं स्त्रियों को, आप तो 3 लोग हैं यहाँ, लिखनी चाहिए। ऐसे तो हम लोग भी अभी हम ही नहीं लिख पाए हैं, हम कोशिश नहीं की अभी, पर मुझे लगता है कि डायरी तो करनी चाहिए। और ये कविताएं मुझे आपकी बहुत आश्वस्त करती हैं। इसमें इन कथाओं, कविता कथा का जो मैं कह रहा था, उसमें अमूर्तन बहुत सारी चीजों में है, और बार बार ट्रैक बदल देती हैं। तो उससे क्या होता है कि हम जहां से शुरू हुए थे उसमें जो अगर बिंब हो, उनका एक क्रम हो, उससे कथा आगे बढ़े, तो वो कथाएं लोगों तक पहुंचेंगी और भूलेगा नहीं। हम शुरू करते हैं कहीं से, फिर वो कविता इतनी ज्यादा आगे बढ़ जाती है, बीच बीच में और चीजें लेके आ जाती है कि हमारे पास वो याद नहीं रह जाता पूरा प्रसंग। अगर हम उसे उसमें बिंब डालेंगे और छोटे छोटे बिंब डाल के उसे आगे बढ़ाएंगे तो बेहतर बनेगी। और जो आपने कविता अभी सुनाई, ये बात भी हमने अपनी उसमें रखी थी, ये कविता जो उस आदमी वाला जो, हाँ, तो मुझे उसमें भी ये बात लगी थी कि आपने चुन ली बाय द वे कविता, लेकिन मुझे भी लगी थी कि उसमें हम ट्रैक
से थोड़ा थोड़ा बाहर गए हैं और कुछ अतिरेक किया है। और जैसे हम आपसे आपके लिए हमने कमेंट किया ना कि हम आवेग में लिखी हुई कविताएं जो हैं उन्हें पुनः देख लें। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं एक बड़ी कवित्री से बात कर रहा था और उसके कविता संग्रह के बारे में चर्चा कर रहा था। ये दूसरा नहीं लगता कविता संग्रह, कई कविता संग्रह वाली कविताएं हैं इसमें कई। और खासतौर से मैं तो ये कहूंगा कि अगले दौर में आप मेरी बताई तमाम कविताएं हैं जिसमें हाथ थी एक कविता सबसे अच्छी कविताओं में, माँ की सारी कविताएं उसमें टुकड़े टुकड़े कुछ बातें हैं बहुत ही अच्छी हैं, और बारिश वगैरह की भी कविता अच्छी है उसमें। और उंगली है, एक दिन है, पंख में बारिश है, काला सवेरा, इसमें भी है। थोड़ा विस्तार हो गया जो मंद पड़ गया जिसकी वजह से उसका प्रवाह थोड़ा बाधित हो रहा। लेकिन मैंने कम समय में ही आज विशेष रूप से पढ़ी और उस समय का तो भूल गया था मुझे पढ़ा हुआ। पर पन्ना, मुझे बहुत शुभकामनाएं देने का मन है। और हिंदी में ऐसी कवित्रियां या कवि आएंगे तो हिंदी समृद्ध होगी। और अभी इसमें गुजरात की तरह तो नहीं आया, लेकिन गुजरात माँ की तरह है, गुजरात अपने समाज की तरह है, अपने मोहल्ले की तरह आया है, बहुत सारे तरह से आ रहा है। और वहाँ का जो राजनीतिक ढांचा है उस पर एक ठीक ठाक सा प्रहार दिख रहा है और बहुत सेटल्ड है वो। थोड़ा बेचैन ज्यादा है और सेटल भी हो सकता है। और इन्हीं शब्दों के साथ ज्योत्सना जी, मैं आप दोनों की गवाही देते हुए ये बात कह रहा हूँ कि ये अच्छी कवयित्री हैं और मैं इनको आगे शायद बड़े रूप में देखूं। आप सबका बहुत आभार, धन्यवाद। आपने हमें यहाँ बुलाया, शामिल किया अपने साथ।